यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट इज IMF ने हाल ही में अपने स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी SDR में परिवर्तन किया है। परिवर्तन के माध्यम से उसने चाइनीज करेंसी जिसका नाम है युआन, उसकी इज्जत और बढ़ा दी है। अब चूंकि मैं आपको यह लाइन सुनाने जा रहा हूं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को यह ही ना पता हो कि SDR क्या होता है, युआन की वैल्यू बढ़ाने का अर्थ क्या होता है। तो इसलिए इस सेशन में आप SDR भी बेहतरीन तरीके से समझेंगे और IMF के बारे में भी बेहतरीन तरीके से समझेंगे। मेरे प्यारे साथियों, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइटल है। इसे आप IMF एंड SDR स्पेशल ड्राइंग राइट के नाम से जान सकते हैं। चलिए मैं विस्तार से आपको बताने का प्रयास करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में जो न्यूज निकल के आई है वो क्या है कि IMF ने हाल ही में वेटेज बढ़ा दिया है डॉलर का और युआन का। अब इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें जीरो से सुनने का और समझने का प्रयास करते हैं। बेसिक तथ्य है, बेसिक तथ्य समझने के लिए आपको कुछ इतिहास की बातें जाननी होंगी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 के बीच में चला सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब खत्म हुआ, हालांकि मैं इस कहानी को हमेशा यहीं से शुरू करता हूं, तो लोगों को लगता है सर आप बहुत पीछे से लेके आते हैं। जरूरी इसलिए है क्योंकि जब तक आपको इतिहास नहीं पता होता तब तक यह नहीं पता होता कि जाना कहां है ना। इतिहास जानना हर चीज के लिए जरूरी है, यह मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो चलिए जल्दी से ब्रीफ करते हैं। कहते हैं कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो विजित राष्ट्रों में पावरफुल देश बनकर के जो उभरा वो देश था अमेरिका। उसी के साथ साथ जो और देश युद्ध जीते थे उनमें नाम था ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस का, यानी उस समय के सोवियत रूस का। लेकिन अमेरिका चूंकि इस युद्ध में सबका फाइनेंसर था, तो उसने इनके बीच में गजब की इमेज क्रिएट कर ली थी, एक पैसे वाले देश के रूप में पहचान बना ली थी। अपनी इस पहचान से अमेरिका ने एक सबक लिया और यह कि अगर दुनिया पर छाना है तो इस समय गरीबों की मदद करनी है। और गरीबों की मदद में उन गरीबों की मदद करनी है जो युद्ध तो जीत गए हैं लेकिन अपने आप को हार गए हैं। असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन का सूर्य अस्त करने वाला युद्ध था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो घटना थी जिसने ब्रिटेन की ताकत को दुनिया के सामने जीरो कर दिया था, क्योंकि ब्रिटेन युद्ध के अंदर जीतने वाले देशों में तो शामिल हो गया था, लेकिन अपनी शक्ति, अपना धन, अपना वैभव पूरी तरह खत्म कर चुका था। यही कारण है कि सेकेंड विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने दुनिया भर में जहां जहां उसका शासन था या जहां जहां इसके उपनिवेश थे उन सबको खाली कर दिया। हम ये कहते हैं कि भारत 1947 में आजाद हुआ। मानना पड़ेगा कि हमारे क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन यह भी साथ साथ मानना पड़ेगा कि सेकेंड विश्व युद्ध में ब्रिटेन इस लायक बचा भी नहीं था कि वो भारत पर लंबे समय तक शासन कर पाता। क्योंकि वो, आप इसको एक इत्तेफाक मानिए या कुछ भी कहिए, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ब्रिटेन इंडिया से भाग लिया, क्योंकि 1947 में आजाद करके निकल लिया, केवल अगर भारत के स्वतंत्रता संग्राम से ही आजादी मिलनी थी तो दुनिया के और जितने भी 100 से अधिक देश थे वो भी उसी समय पर आजाद क्यों हुए? यह एक यथार्थ प्रश्न है जो आपको सोचना चाहिए कि ब्रिटेन ने भारत को छोड़ा, ये तो ठीक है, लेकिन उस समय जितने भी इसके उपनिवेश थे उसको भी इसने लगभग आगे पीछे छोड़ दिया। चाहे श्रीलंका हो, चाहे इंडोनेशिया हो, जितने भी देश थे उन सबको छोड़ छोड़ के निकल लिया था। एनीवे, फिर भी मुद्दे पर लौटते हैं। मुद्दा यह है कि अमेरिका यह समझ चुका था कि ब्रिटेन जो खत्म हो लिया है उसकी जगह अब पावरफुल बनने का समय आ गया है। ऐसी स्थिति में इसने एक तरीका अपनाया और वो वही था जो आज चीन अपनाता है। चीन क्या अपनाता है? चीन गरीबों में लोन बांटता है। गरीबों में लोन बांटने को अमेरिका ने डेट ट्रैप डिप्लोमेसी नाम दिया है। वो इसलिए दिया है क्योंकि चीन असल मायने में चल अमेरिका के ही पद चिन्हों पे रहा है। क्योंकि अमेरिका ने 1945 में जो आज चीन लोन बांटता है वैसे ही लोन बांटने के लिए 1945 में 2 बैंकें बनाई। उन 2 बैंकों का नाम था, एक का नाम था वर्ल्ड बैंक और दूसरे का नाम था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये 2 बैंकें अमेरिका में स्थापित की गई। एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। चूंकि ये दोनों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान बनाई गई बैंकें थी, इसलिए इन्हें ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है।
वर्ल्ड बैंक को जिम्मेदारी दी गई कि लोगों का अपलिफ्टमेंट करिए। अपलिफ्टमेंट का मतलब है कि उन्हें भुखमरी से बाहर निकालिए, गरीबी से बाहर निकालिए। आपके दिमाग में फिर बेसिक सा सवाल बनेगा और वो बेसिक सा सवाल यह होता है कि सर एक बात बताइए, अमेरिका को क्या लाभ कि कोई देश गरीब है, उसको गरीबी से बाहर निकालने के लिए वो क्यों पैसे देगा? एक बहुत गजब सवाल है। आप में से बहुत से लोगों के मन में यह समझ में आता होगा कि सर एक बात बताइए, अमेरिका इतना ही बुरा है तो जो देश बिल्कुल डूबने वाला होता है उसको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ लोन देने पहुंच जाते हैं। इंटरेस्टिंग है, आपको यह जान लेना चाहिए कि हर डूबते देश को वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ लोन देने पहुंच जाते हैं। जैसे श्रीलंका है ना, यह अभी खत्म होने के हालात पर आ गया है कि भाई इकोनॉमी एकदम सरेंडर हो गई है, उस समय आईएमएफ आएगा और इसका हाथ पकड़ेगा और बाहर निकाल लेगा। ऐसे ही पाकिस्तान के हालात बिगड़ते देख करके वहां की सरकार अमेरिका ने बदलवा दी और उसको बेल आउट पैकेज ऑफर कर दिया है। आफ्टर ऑल ऐसा क्यों करता है अमेरिका? बर्बाद देशों का हाथ पकड़ लेता है, ये तो अच्छी बात है। इसको आप केवल इतना समझिए साथियों, यदि मैं आपसे यह कहूं कि आप जहां रहते हैं आपका एक बहुत शानदार महल है, एक बहुत ही खूबसूरत महल में आप निवास करते हैं, लेकिन आपके पड़ोसी के घर में भुखमरी आ गई, या आपकी गली के अंदर कोई घर एकदम दीनहीन दुखहारी हो गया है, आपके शहर के अंदर कोई 10-15 घर ऐसे हैं जो भूखे मर रहे हैं, मुझे आप ये बताइए कि वो आकर के किसकी खूबसूरती बिगाड़ेंगे? आंसर आप सबके सामने है, वो आपके ही घर के गेट पर आकर बैठ जाएंगे, आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। और जब कोई भूखा आपके दर पर आकर बैठता है, या तो वो आपसे अपना हक मांगता है और हक नहीं तो जबरदस्ती करता है। दुनिया में जहां जहां आतंकवाद पनपा, उसकी सबसे बड़ी बुनियाद भूखमरी थी, गरीबी थी और तीसरी चीज अशिक्षा थी। यही कारण है कि आप जब भी वर्ल्ड बैंक को लोन देता हुआ देखेंगे तो आप पाएंगे कि किसी भी देश में शिक्षा उस पर पैसा खर्च करवाएगी। वर्ल्ड बैंक आपके देश में एजुकेशन के बहुत सारे प्रोडक्ट को फंड करती है, क्योंकि उसे पता है शिक्षित व्यक्ति जो होगा यह कम से कम उस प्रकार का उद्यम नहीं मचाएगा जो तालिबान मचाता है। उम्मीद है कि आपको इंटेंशन क्लियर हो। इसीलिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन बहुत अलग प्रकार का सम्मेलन माना जाता है, इंटेलेक्चुअल लोगों का सम्मेलन था ये। आईएमएफ की कहानी सुनिए साहब। अब आईएमएफ को क्यों बनाया गया फिर, जब वर्ल्ड बैंक का काम अपलिफ्टमेंट था? तो आईएमएफ को बनाया गया कि देखो अब दुनिया भर के देशों को सामान खरीदने के लिए अमेरिका आना पड़ेगा, अमेरिका आना पड़ेगा। हमने इतनी वैल्यू और इतनी करेंसी क्रिएट कर ली है कि हमारे पास भर भर के सामान रखा हुआ है, डॉलर की भी वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है। ये देश हमसे सामान खरीदने आएंगे, पेमेंट किस चीज का करेंगे? अब फिर से वही वाली बात, पेमेंट किस चीज का करेंगे? तो इसके लिए चीन को देख लो। चीन आज के समय श्रीलंका के साथ क्या करता है? श्रीलंका से कहता है कि तुम्हें अगर पैसों की जरूरत है ले लो, लेकिन इसके बदले मुझे इस वाली जगह को दे दो, या फिर तुम्हें पैसे की जरूरत है ले लो, इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगेगा, पैसे तो ले लो। यानी कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि कर्ज को कर्ज से चुकाने का काम करता है चीन। आईएमएफ भी तो ऐसे ही करता है, अमेरिका के कर्ज में डूबे हुए। आज एक सीधी सी बात आप मुझे यह बताओ, देखिए कितनी गजब की आयरनी है कि आज हम जब श्रीलंका की स्थिति की चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि श्रीलंका के ऊपर जो घाटा है, अगर श्रीलंका को इस समय $7 बिलियन मिल जाए तो बेचारा वो देश वापस से सरवाइव करने लग जाएगा। अब देखना, आईएमएफ आएगा, इसको $7 बिलियन देगा और इससे कहेगा चल ठीक है अब तू फ्री घूम। लेकिन एक बात बताओ, आप लोन देने आओगे, कर्जा देने आओगे, इससे अच्छा एक काम नहीं कर सकते? जो कर्जा इसने आपसे ले रखा है वही माफ कर दो। पैसा क्यों दे रहे हो? लोन क्यों बना रहे हो? अगर तुम्हें वाकई में किसी देश का सुधार करना है तो जो तुम्हारे ऊपर कर्जा चढ़ रखा है ना, श्रीलंका ने जो तुमसे पैसे ले रखे हैं उनको माफ कर दो कि यार ठीक है कोई बात नहीं, अब तेरे पास है ही नहीं तो क्या करें। ऐसा नहीं करता है वो। ऐसा इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसे शर्तों में बांधना होता है। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि आईएमएफ का कार्य किसी भी देश के बर्बाद होने पर उस देश को बेल आउट पैकेज देने का है कि तुम लुट लिए, बोले बहुत बढ़िया। तुम्हारा कैश अकाउंट डेफिसिट आ गया, बोले बिल्कुल आ गया। तुम एक काम करो, तुम्हारे आयात निर्यात के अंदर पूरी तरह से बजट बिगड़ चुका है, बोले बिगड़ चुका है, अब हमसे पैसा ले लो।
तो बोले फिर सर आज के इस सेशन में इस विषय का क्या महत्व है जो आप हमें पढ़ा रहे हो। अब बताते हैं इस मुद्दे पर। आईएमएफ दुनिया को पैसा देता कहां से है, आज का विषय इस बात पर है। आईएमएफ के पास कितना पैसा है, मैं एक तथ्यात्मक जानकारी आपको देता हूं, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लमसम फिगर देता हूं। 957 बिलियन डॉलर। दोबारा से सुन लीजिए, कान खोलकर अच्छे से उच्च स्वर में सुन लीजिए। आईएमएफ जो बैंक है, इसके पास में 957 बिलियन डॉलर का धन है और आईएमएफ के धन को ही स्पेशल ड्रॉइंग राइट के नाम से जाना जाता है। कईयों को तो एकदम नींद खुल गई होगी, अरे सर अभी तो पता नहीं क्या पढ़ा रहे थे, कहां पहुंच गए हम। 957 बिलियन डॉलर ये क्या होता है, आसानी से समझते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। साथियों, आपको मैं थोड़ी सी इस कहानी को सुनाऊं उससे पहले बैंक की कहानी भी सुनाता हूं, बैंक कैसे बनती है। हालांकि आपका इंटरेस्ट इस बात पे नहीं होगा कि आप बैंक बनाना सीखें, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप इतने काबिल हो कि आपकी अपनी बैंक हो। साथियों, बैंक बनने का तरीका इस प्रकार से होता है कि मान लीजिए आप 5 मित्र हैं और 5 मित्रों ने मिलकर एक बैंक का निर्माण किया। तो बैंक के निर्माण में निर्धारित किया जाता है कि यार तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है तो तुम एक काम करो, अपन इस बैंक में 100 करोड़ रुपया डाल रहे हैं, 20 करोड़ तुम डाल दो, 10 करोड़ हम डाल देते हैं, एक भाई साहब आप 50 करोड़ डाल दो, तुम 5 करोड़ डाल दो। अपनी अपनी हैसियत से मिलकर के अपन एक 100 करोड़ का फंड क्रिएट कर लेते हैं। क्लियर? आईएमएफ का निर्माण भी ऐसे ही हुआ था। आईएमएफ का जब निर्माण हुआ तो कहा गया कि आईएमएफ में जितने भी देश मेंबर बनना चाहते हैं वो अपनी इकोनॉमी के आकार के आधार पर इस बैंक में अपना अपना पैसा डाल दो। आप कहेंगे गजब बेइज्जती है, अपने अपने पैसे को डाल ही दिया तो फिर आईएमएफ काम कैसे आएगा। अरे नहीं नहीं, काम तो बहुत अच्छे से आएगा। आज भारत भी एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक या एडीबी, इन सब के अंदर अपनी मेंबरशिप रखता है और उनको जितना पैसा आवश्यक है वो भारत दे के रखता है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि अपन सबने मिलकर 5 लोगों ने, जैसे मेरी टीम के ही 5 सदस्य यहां बैठे हों, हमने मिलकर के 20-20 रुपए मिलाकर के 100 रुपए का एक फंड बना लिया। अब ये 20-20 रुपए का मिलाकर जो हमने 100 रुपए का फंड बनाया, इसमें से मान लीजिए विकास को 50 रुपए की जरूरत पड़ गई। लगाया कितना रुपया था? 20 रुपया लगाया था। जरूरत कितने की पड़ गई? 50 रुपए की पड़ गई। तो अब हम क्या करते हैं कि अपने इस 100 रुपए के बजट में से वो 50 रुपए निकाल के इसको पकड़ा दिए कि भाई ये पकड़, 20 तो तूने खुद ने लगाए थे, अब 50 इसलिए दे रहे हैं कि तू हमारा मित्र था, हमारा देश का साथी था। अर्थात जो अतिरिक्त 30 रुपए दिए हमने, वो 30 रुपए लोन के रूप में दिए हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था? उनके द्वारा लगाया गया पैसा। यदि आपने पहले से पैसा नहीं लगा रखा है तो लोन के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो आईएमएफ की मेंबरशिप में कोई देश कितना पैसा लगाएगा, यह उसकी इकोनॉमी के आधार पर निर्भर करता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब आपके दिमाग में एक और प्रश्न बनेगा, लेकिन सर दुनिया की करेंसी डॉलर तो नहीं है। बहुत तगड़ा प्रश्न है ये, और जिसको ये प्रश्न समझ में आ गया उसको मेरा आज का ये सेशन समझ में आ जाएगा। सवाल बनता है कि सर दुनिया की करेंसी डॉलर तो नहीं है, चीन के अंदर युआन या रेनमिंबी चलता है, जापान में येन चलता है, ब्रिटेन में पाउंड चलता है, यूरोप में यूरो चलता है, इंडिया में रुपया चलता है, कहीं शीलिंग चलता है। सर एक बात बताइए, जब इतने सारे देशों के पास अपनी अपनी करेंसी है तो फिर बैंक में पैसा देते समय ये लोग क्या शेयर करते हैं? सर मान लीजिए आपने कहा कि आपकी टीम के 5 सदस्य मिलकर 20-20 रुपए मिलाकर 100 का बजट बना दिए। समझ में आया सर? लेकिन सर आपके 5 दोस्तों के पास, एक के पास 5 किलो आलू थे, एक के पास में 1 किलो गाजर थी, एक के पास में आधा किलो मावा था, आपके पास 20 रुपए थे, एक के पास 5 ग्राम चांदी थी। अब आप बताइए सर किसको शामिल करेंगे? आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपकी बैंक बन गई? मैंने कहा यह तो यथार्थ प्रश्न है। यही कारण है कि 1969 में जो बैंक 1945 में बनी थी आईएमएफ,
उसने 1969 में डिसाइड किया कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ मुद्राएं फिक्स करनी पड़ेंगी। और मुद्राओं के फिक्स करने का कार्यक्रम शुरू हुआ और एक इस प्रकार का पूल बना जिसे एसडीआर कहा गया। वर्ष 2016 में इस पूल में चीन की मुद्रा को भी शामिल किया गया। आज दुनिया की 5 मुद्राएं इस बैंक का निर्माण करती हैं। आपका रुपया यहां काम नहीं आता, ना ही आपके द्वारा कोई सीलिंग काम आता, ना रियाल काम, कुछ काम नहीं आता। यहां केवल और केवल जो काम आता है वो दुनिया की 5 करेंसी हैं जो काम आती हैं। कौन कौन सी हैं? अमेरिकी डॉलर है, जापानी येन है, चीन का युआन या रेनमिंबी है, ब्रिटेन का पाउंड है और यूरोप का यूरो है। 2016 के अंदर चीन के इस युआन को स्थान दिया गया था, अर्थात इस बैंक में 5 मुद्राएं शामिल की गई थी। अब आप पूछेंगे कि सर इस बैंक में हम भी मेंबर हैं क्या? बिल्कुल हो, आप भी मेंबर हो, लेकिन आपने मेंबरशिप लेते समय रुपया नहीं दिया, डॉलर जमा कराया था। सर कितना डॉलर जमा कराया था हमने? मैंने कहा आपकी वैल्यू नापी गई थी कि अगर एक पूरी दुनिया 100 की पाई है, यानी कि एक व्रत है जिसमें 100% चीजें लिखी हैं, तो आपका हिस्सा 2.75% आया था। यानी इस पूरे व्रत में आपके द्वारा जो हिस्सेदारी थी वो 2.75% की थी। आप पूछेंगे सर इतने सारे देशों में हमने 2.7% हिस्सा ले लिया, बहुत बड़ी बात है। हमने कहा बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत तुच्छ बात है। बोले क्यों? अमेरिका का हिस्सा इसमें 41% है। इस 100% पाई में जो पैसा लगा है, अगर दुनिया के पास 957 बिलियन डॉलर का फंड है, यानी कि जो आईएमएफ अपने पास जो पैसा रखता है, उसके अंदर से 400 बिलियन डॉलर तो इकलौते अमेरिका ने अपना डाल रखा है। दूसरे नंबर पर चीन है। हाल ही में हम ये न्यूज क्यों पढ़ रहे हैं? न्यूज इसलिए पढ़ रहे हैं कि इस पूरे पूल में इन 5 देशों की, इन 5 मुद्राओं की जो भागीदारी है वो चेंज की गई है। चेंज होकर कितनी पहुंच गई है, इसलिए आप ये खबर पढ़ रहे हैं। खबर यह है कि अमेरिकी डॉलर जो इस पूल में पहले 41.73% भागीदारी रखता था, वो अब 43.38% स्थान तक पहुंच गया है। यानी पूल में अमेरिकी डॉलर की भागीदारी और बढ़ गई है। यह न्यूज इसलिए पढ़ी जा रही है। सर यह हर साल होता है क्या? आपको यह चीज इसलिए भी याद रख लेनी चाहिए कि इस एसडीआर पूल का विश्लेषण प्रतिवर्ष नहीं, 5 साल में होता है। इससे पहले 2016 में हुआ था, 2021 वाला 2022 में हुआ है, अब 2027 में होगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है। यह न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जितना भी ज्यादा हो सके इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चीन का स्थान, जो इसका मतलब चीन का जो स्थान है, उसकी भागीदारी जहां 10.92% हुआ करती थी, उसे बढ़ाकर 12.28% कर दिया गया है। यूरो की भागीदारी को घटा दिया गया है। वहीं पर येन यानी कि जापानी मुद्रा का भी हिस्सा घटाया गया है और पाउंड का हिस्सा भी घटाया गया है। जो हिस्से घटाए गए हैं वो अमेरिका और चीन के द्वारा बढ़ा दिए गए हैं। अगर आपको यह तथ्य याद रखना है तो इसमें से एक तथ्य तो आपको यह याद रखना चाहिए और एक तथ्य यह याद रखना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो ये 5 मुद्राएं जो हैं वो याद रखनी है। और जो मैंने आपको बताया एसडीआर, वो आपको याद रखना है। मेरा एक बहुत प्यारा सा सवाल है आप सबसे यहां पर, और वो सवाल आप सबको जरूर आंसर करना चाहिए। भारत की भागीदारी मैंने आपको यहां पर अभी बताई, 2.75% भारत की भागीदारी है। मैं दिखा भी देता हूं, मैं लिखित में भी लेके आया हूं इसको, ये देख लीजिए। भारत का हिस्सा जो है यहां पर 2.75% है। ये देखिए भारत यहां पर 2.75% हिस्सेदारी रखता है इस पूरे पूल के अंदर। हमारा रुपया नहीं, हमारा एसडीआर में हिस्सेदारी 2.75% है। हमने इसमें इन 5 मुद्राओं में से जो हमारे पास थी उसके आधार पर यहां पर अपनी हिस्सेदारी ले ली। मेरा प्रश्न आपके सामने सिंपल सा है, यह बताइए कि जो भारत ने पैसा यहां लगाया वो हमारे यहां, भाई पोल बनाओ फटाफट, जो हमने पैसा यहां लगाया एसडीआर में,
वो हमारे, यस और नो में पूछना है आपको, ठीक है ना, वो हमारे फॉरेक्स में काउंट होता है कि नहीं, यानी विदेशी मुद्रा भंडार में काउंट होता है या नहीं, यस और नो में बात बताइएगा। भारत ने जो इस बैंक में एसडीआर के अंदर कुल मुद्रा का 2.75%, यानी कि अगर 957 करोड़ की मुद्रा है तो भारत ने लगभग इसके अंदर कितना दे दिया होगा 2% के हिसाब से 20-22 करोड़ रुपया, 20-22 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन डॉलर के आसपास भारत का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है। वो आप मुझे बताइए कि क्या वो हमारे फॉरेक्स रिजर्व में विदेशी मुद्रा भंडार में काउंट होता है या नहीं होता है। अगर आपने इस प्रश्न का जवाब यस और नो में दे दिया तो समझिए कि आपको आज के सेशन से जो भी जुड़ी हुई जानकारी थी वो सब मिल गई। क्लियर है? मैं पोल देख लेता हूं कितना आंसर आपने दिया, कितना नहीं दिया। बहुत बढ़िया सवाल जा रहा है, देखते हैं। आंसर बटा हुआ मिला है। 63% मित्रों ने कहा है कि फॉरेक्स रिजर्व में काउंट होता है, बाकी बच्चों ने कहा है नहीं होता है। अब इसको आज आप इन्वर्टेड कॉमाज में लिख करके अपने नोट्स के ऊपर चिपका लीजिए कि जो एसडीआर में भारत की हिस्सेदारी है वो हमारे फॉरेक्स में काउंट की जाती है। यानी जब आपसे पूछा जाए कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है तो उसमें ना केवल हम अपना गोल्ड काउंट करते हैं, हम डॉलर भी काउंट करते हैं, हम अपना एसडीआर भी काउंट करते हैं, क्योंकि ये वो धन है जो जरूरत पड़ने पर हमारे ही काम आएगा। यानी ये किसी को हमने दान नहीं दिया है, ये तो केवल एक पार्टिसिपेशन है। जैसे अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं कि आपके पास कितना धन है, आप जवाब देंगे कि पॉकेट में तो इतना रुपया है सर, लेकिन ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, बोले हां इसमें मेरा एक फ्लैट है। अच्छा सर आपको वो जो बिल्डिंग दिख रही है, बोले हां उसमें सर मैंने बनते समय ना लाख रुपया मेरी तरफ से भी लगवाया था। ये सब आपका ही तो पैसा कहलाएगा ना, माननीय। अर्थात एसडीआर में जो लगा हुआ पैसा है वो आपका अपना पैसा है, यानी भारत का वो फॉरेक्स रिजर्व है। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो, और अगर आ गई हो तो इसे ये लिख करके रख लीजिएगा। एक नाटो के पिता नाम से हमारी क्लास में बालक विद्वान है, उन्होंने नाम में ब्रैकेट ब्रैकेट में पुतिन लगा रखा है, और पिताजी पूछ रहे हैं कि बालक को क्लास कैसी लग रही है। भाई साहब गजब ट्रेलर है आपका, मतलब हमारी टीम जो है जिस चीज को नहीं देख और पढ़ पा रही है, और वो आप अपनी तरफ से अजब ही फीडबैक लिए घूम रहे हैं। धन्य है नाटो के पिताजी, आपकी संतानें 30-30 हैं, क्या खाते हो। आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। आईएमएफ के बारे में जो जानकारी हमने दी आपको यह समझ में आ गया होगा, आपको वर्किंग ऑफ आईएमएफ समझ में आ गया होगा। या अगर जानकारी पूरी तरह समझ में आ गई हो तो सेशन को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, किसी भी जगह पर अगर आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करते हैं अनअकैडमी की किसी कैटेगरी पर, तो आपको वहां पर उपस्थित सभी क्लासेस, चाहे वो लाइव हो, रिकॉर्ड हो, पहले से हो, वो सारी क्लासेस आपको देखने का मौका मिलता है उस कैटेगरी विशेष के अंदर। फिलहाल के लिए आप सबको मैं प्लस के फीचर्स बता देता हूं कि हमारे यहां पर प्लस कोर्सेज में क्या क्या आपको दिया जाता है। जैसे स्टडी मटेरियल, स्टडी का प्लानर पढ़ना कैसे है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, टेस्ट का एनालिसिस, पर्सनल गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, ये सब हमारे प्लस कोर्सेज पर अवेलेबल होते हैं। आजकल हम लोगों के द्वारा एक आइकॉनिक क्लास और शुरू की गई है, एसएससी कैटेगरी में भी की गई है, जिसमें कि आपसे जब डाउट 1 to 1 पूछे जाएं तो आपको प्राथमिकता दी जाए। तो प्राथमिकता के आधार पर अनअकैडमी पर जब आप हमारे साथ में बात करें तो आपको प्राथमिकता बेस रेज हैंड का फीचर दिया जाता है। असल में अनअकैडमी पर एडुकेटर्स के साथ स्टूडेंट्स की बात करने का एक ऐसा फीचर डेवलप किया गया है जिसमें कि आप टीचर से सीधे एप्लीकेशन के माध्यम से बात कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने सवालों को भेज करके भी हमारे साथ डाउट कंफर्म कर सकते हैं। जल्दी ही प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, ऐसी स्थिति में यदि आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी ले लें।
आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर मैं एसएससी की केस में बात करता हूं तो आपको बहुत ही नॉमिनल कीमत पर 7800 रुपीज में प्राप्त होता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सभी की क्लासेस उपलब्ध होती हैं। वहीं प्लस के केस में आपको ये कोर्सेज 6500 रुपए में प्राप्त होते हैं, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगेन यूज माई रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल दिस ऑफर इमीडिएटली। थैंक यू।